कमोडिटी निवेश में जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इस मकसद के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कमोडिटी निवेश। अब अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। 9136934058 पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। दो मेहमान आज हमारे साथ रहेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से और जय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले केडिया जी आपसे सवाल जवाब ही लेंगे, लेकिन दर्शक बहुत सारे हैं, सवाल न रह जाए इसलिए एक एक सवाल भी लेते जाते हैं और उस कमोडिटी पर बात भी होती जाएगी। सबसे पहले हम प्रशांत आसनसोल का सवाल लेंगे। इनकी लंबी लिस्ट है, कई सारे कमोडिटी पे ये जाना चाहते हैं। केडिया जी सबसे पहले लेड में किस तरह की पोजीशन इनको बनानी चाहिए, ये सवाल ये जानना चाह रहे हैं ताकि बेहतर मुनाफा हो। नमस्कार विश्वभन जी। नमस्कार। देखिए अगर लेड की बात करें तो अब तक का सबसे साइलेंट कमोडिटी के रूप में हम देख पा रहे हैं लेड को, बिकॉज काफी समय से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। बट कहीं ना कहीं अभी अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं डेली चार्ट पे, तो हमें लगता है कि मार्केट ने जो प्रीवियस हाई था 184 185 काफी टाइम से तोड़ा नहीं था, और जिस वॉल्यूम के साथ अभी निकल रहा है हमें लगता है कि प्राइसेस जल्द 192 193 तक का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि चाइना भी अब ओपन अप हो चुका है और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी। तो लेड में बिल्कुल अगर थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलते हैं महीने भर का, तो आई थिंक प्राइसेस 194 तक का लेवल दिखा सकता है। बाकी एज ऑफ नाउ 185 से 190 का जोन जरूर चल रहा है, बट लेड में लेके काम कीजिए। अगला सवाल प्रशांत जी का जिंक पर है। 144 लॉट है इनके पास, 258 रुपए में लॉन्ग कर रखा है, अच्छा मुनाफा हो रहा है। जिगर क्या लग रहा है, आप क्या सलाह देंगे इनको, प्रशांत जी को? अगर जिंक की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा मोमेंटम अभी भी अपसाइड का है। जैसे काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स अराइज हो रहे हैं चाइना की तरफ से, आगे जाके भी हो सकते हैं। बट यस, थोड़ी अनसर्टिनिटी रहेगी जो हम रेट हाइक्स को लेकर बात कर रहे हैं या रिसेशन को लेकर बात कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अभी के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि सिल्वर 282 से लेकर 285 का रेंज हमें आने वाले कुछ दिनों में आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं, खरीदारी का मौका लेना चाहिए। और इमीडिएट स्टॉप लॉस अगर मैं बताऊं तो 274 का रहेगा मेरे लिए, कि 274 है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो मुझे लगता है कि जब तक 268 के अबव प्राइसेस होल्ड करके चल रहे हैं, ओवरऑल बायस मेरा जिंक के लिए पॉजिटिव रहेगा। ओके, 274 का सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा लें, और आपके भाव के ऊपर ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक और सवाल प्रशांत आसनसोल का है एल्युमिनियम पे। इनके पास 111 लॉट है एल्युमिनियम का, 205 रुपए 50 पैसे पे लॉन्ग कर रखा है। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको एल्युमिनियम में? देखिए एज कम्पेयर टू गोल्ड, एज कम्पेयर टू कॉपर एंड जिंक, एल्यूमिनियम भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हमने रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली आते हुए देखी है। टाइमिंग जो प्राइसेस 207 के ऊपर जा नहीं पा रहा था वो अब तोड़ चुका है लेवल। तो मुझे लगता है कि एक तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से प्रोडक्शन में कुछ लॉसेस है, एंड साथ में इन्वेंट्रीज का भी कंसर्न बना हुआ है। चाइना ओपन हो चुका है, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये तेजी का रूप कायम रहेगा। 213 पे लेके चलिए, जो अपसाइड में 217 इमीडिएटली है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि महीने भर का व्यू लेते हैं तो 225 से 230 तक के भी लेवल हम एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। ओके, अगला सवाल इनका नेचुरल गैस का है। केडिया जी 444 लॉट है, काफी हेवी पोजीशन है इनके पास, 689 पर शॉर्ट कर रखा है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए शॉर्ट है तो बेटर निकल जाइए, बिकॉज ऑलरेडी हमने प्राइजेस में 600 रुपए से वन साइडेड फॉल आते हुए देखा, वेदर को लेकर या इन्वेंट्रीज के या व्यूअर्स को प्रोडक्शन को लेकर। बट कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि प्राइजेस एक तो टेक्निकली ओवरसोल्ड में है, जहां पे एक पुल बैक पॉसिबल है करीबन 505 से लेकर 520 के जोन में। तो अगर ऑलरेडी शॉर्ट है तो बेटर निकल जाइए। 440 के नीचे मुझे प्राइस जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, अगला सवाल सिल्वर मिनी पे है, 62,055 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है, क्या सलाह देंगे इनको जिगर? सिल्वर की अगर बात करें तो ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छा पॉजिटिव हुआ है और हमने काफी अच्छी रैली की है। मुझे लगता है कि एक बार सिल्वर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर रहेगा, बिकॉज काफी अच्छी तेजी आई है। बट अगेन ट्रेंड वाइज मुझे लगता है कि
काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है और अभी हम देख रहे हैं कि जो बड़ा सिल्वर है तकरीबन 66,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो इनका मिनी में पोजीशन है। मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन ज़रूर आएगा, तो ये इनकी पोजीशन जो 62,000 के करीब की है, तो आई थिंक एक बार 63,500 700 के जोन में एक बार ट्रेलिंग ऐसे लेके चल सकते हैं। इंट्राडे मुझे वीकनेस लग रही है, बट ट्रेंड वाइज पॉजिटिव है। ये जो सिल्वर के प्राइसेस है 68 से लेके 72,000 के लिए भी आने की पॉसिबिलिटी है। अगर इनकी लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रह सकते हैं। ओके, चलिए अगले जो प्रशांत का जो सवाल, अगला सवाल है, क्रूड है, इनके पास 555 लॉट 6,737 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है। केडिया जी क्या सलाह देंगे? 6737 पे शॉर्ट है। 6737 पे शॉर्ट है और ऑलरेडी प्राइजेस में बड़ा फॉल आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइजेस में थोड़ा बहुत दबाव इसलिए भी है क्योंकि जो प्राइस कैपिंग वाली जो न्यूज है और साथ में ओपेक से उम्मीद थी कि ये 2 मिलियन बैरल से ज्यादा का प्रोडक्शन कट कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके वजह से दबाव है। डाउन साइड है बट लिमिटेड रहेगा, जिसके चलते मुझे लगता है इनको 6,220 से 6,250 तक का लेवल मिले तो वहां पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने 6,700 से लगभग 6,300 का लेवल देख चुके हैं, तो 6,250 6,220 के करीब मिलेगा, वहां पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सवाल ग्वारगम पर है, इनके पास 144 लॉट है, 12,988 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। केडिया जी क्या करना चाहिए ग्वारगम में? देखिए, ग्वारगम में वैसे ट्रेंड हमारा बुलिश है। हमने 2 अक्टूबर को भी कहा था कि नई तेजी बन सकती है, बट जो नवंबर में बड़ी तेजी देखी थी, इसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 15-16 दिसंबर तक मार्केट एक दायरे में रहेगा। अगर ग्वारगम की अगर बात करें तो डाउन साइड में मुझे लगता है एक बार प्राइसेस 12,000 से लेकर थोड़ा बहुत नीचे अगर मिलता है तो वापस एंट्री बनती है, बट शॉर्ट ना करें, बेटर है कि डाउन में लेके चले, ट्रेंड ओवरऑल बुलिश रहेगा। ओके, अगले दर्शक है आरती हैं लखनऊ से। क्रूड इन्होंने 6,600 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शंस 138 रुपए में खरीदा है। जिगर क्या करना चाहिए? 138 की बाइंग है, 6,600 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस। देखिए, क्रूड में हमने पिछले 2 दिनों में गिरावट आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि अभी तो उनको एक बार एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि कॉल ऑप्शन में है और प्राइजेस में मुझे थोड़ी गिरावट और भी एक्सपेक्टेड है। 6,225 से लेके 6,170 तक का लेवल है, वहां तक एक बार आ सकता है, तो बेटर है। अभी भी कोई ऐसे पॉजिटिव साइंस नहीं है कि क्रूड यहाँ से वापस 6,700 या 7,000 की तरफ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर कमेंट्स नहीं आती रशिया की तरफ से या ओपेक की तरफ से, तब तो कोई मेजर रिवर्सल का साइंस नहीं है। बट यस, डाउन साइड लिमिटेड है, बट बायस इमीडिएटली साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा, तो एक बार एग्जिट करना बनता है। ओके, नीरज है दिल्ली से। सिल्वर मिनी में आज शाम के सत्र में क्या करना चाहिए? केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको सिल्वर मिनी के लिए आज शाम के लिए? देखिए, चांदी में हमने देखा कि मार्केट बार बार में करेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, बट सस्टेन नहीं रह पा रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कोई एक्स्ट्रा तेजी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म तो काफी बुलिश है, बट इंटरडे में मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में रहेगा। तो आज के लिए गोल्ड सिल्वर में अगर बड़े की बात करें तो मुझे लगता है 65,500 के करीब लेके चलना चाहिए। अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा, जो 66,500 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, चलिए अब कुछ एग्री मार्केट से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ बीबी मेहता साहब हैं, CKED है। सर स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले आपसे प्राइस आउटलुक पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है पाम तेल को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है? सोया तेल, सोयाबीन को लेकर क्या हो रहा है? क्या यहाँ से नरमी की उम्मीद करें, क्योंकि सोयाबीन को लेकर डोमेस्टिक मार्केट में भी उत्पादन इस साल बेहतर रहने वाला है, पिछले सीजन से 4 से 5% ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद है, और साथ ही पाम तेल में भी फिर से वापस से नरमी दिखनी शुरू हो गई है। हालांकि तेजी के भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फ्लड वगैरह जैसे फैक्टर हैं, बारिश ज़्यादा हो रही है मलेशिया में, लेकिन जिस तरह के इंटेंस्ड एक्सपोर्ट इंडोनेशिया की तरफ से देखने को मिल रही, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है पाम तेल, सोयाबीन, सोया तेल और सूरजमुखी में? सर आपका ऑडियो शायद म्यूट है सर। एक सर आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है अब। हाँ, अभी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, पहले तो जो KLC है आज 4,000 के आसपास ही चल रहा है, और जैसा दिख रहा है कि अगले 2-3 महीने का भी आप फ्यूचर कोड भी देखे, कोई फर्क नहीं है, 4,000 रिगिट के करीबी है। उसका मतलब ये है कि सप्लाई कंफर्टेबल है, कोई ज्यादा तेजी मंदी की गुंजाइश नहीं है।
जहां तक इंडिया का सवाल है, नवंबर में एक रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है, कम से कम 15 लाख टन इंपोर्ट हुआ है, जो अगले महीने नवंबर में 13 लाख की था, तो 2 लाख एडिशनल इंपोर्ट हुआ है। जहां हमारी सीजन है, क्रशिंग सीजन है, आज सोयाबीन का क्रशिंग जबरदस्त चल रहा है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, तो सारा दैट विल ब्रिंग द प्रेशर ऑन द प्राइस। तो यहाँ लोकल प्राइस दबेगी दबेगी और दबेगी। अगर आप देखें एक हफ्ते में कितना पैद गए, 6 से 8 हजार रुपया सारे लोकल तेल में निकल गए। और इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो सोयाबीन कम से $200 निकल गए, $160 निकल गए, बाकी के में भी 50 से 60 डॉलर निकले हैं। तो इंटरेस्ट अगर आप देखें, चाहे पाम ऑयल, चाहे सोया हो, सनफ्लावर ऑयल, मार्केट डाउन है, लोकल मार्केट भी डाउन है, सप्लाई चेन वेरी कंफर्टेबल है, तो कोई प्राइस ऊपर जाने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। डोमेस्टिक सप्लाई इज एक्सेलेंट, तो दैट विल आल्सो ब्रिंग ए प्रेशर ऑन द प्राइस। प्लस इंपोर्ट जो हमने भी सोचा नहीं था कि 15 लाख टन नवंबर में आएगा, क्योंकि हम नॉर्मली नवंबर दिसंबर जनवरी में इंपोर्ट कम होता है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ती है। पर ये एक सरप्राइज फॉर अस आल्सो कि 15 लाख टन आ गया है। हाँ जी, ओके, यानी त्योहारों के बाद भी त्योहार से पहले हालांकि आमतौर पे इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिश होती है, और ये तो अराइवल टाइम में ऐसे में इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली। सर अब रेट की बात कर लेते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर लेते हैं। क्या इंपोर्ट ड्यूटी जिस तरह से कम किए गए थे, क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अब इसमें बढ़ोतरी किया जाए, या आप लोगों की डिमांड कुछ अलग है, जो रेट डिफरेंस हो गया है आरबीडी पामोलिन और क्रूड को लेकर, जो फर्क जो बहुत कम हो गया, क्या इस गैप को बड़ा करने की जरूरत है ताकि जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा सके? देखिए, अगर आप देखें लास्ट ईयर, आई एम टॉकिंग 2021 में 6 लाख टन आरबीडी ओलिन आया था। लास्ट जो अभी ईयर खत्म हुआ अक्टूबर में 18 लाख है, 3 टाइम्स इंपोर्ट हुआ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोकल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, काफी कम हो रहा है, लोकल रिफाइनर काफी तकलीफ हो रही है। और क्यों हो रहा है, मलेशिया इंडोनेशिया ने हायर ड्यूटी ऑन सीपीओ एंड लो ड्यूटी ऑन आरबीडी ओलिन, ताकि ज्यादा से ज्यादा ओलिन एक्सपोर्ट किया जाए। और कभी आप देखेंगे ओलिन जो आ रहा है इज चीपर देन द सीपीओ, द लैंडेड कॉस्ट। ओके, अगर आप बिजनेस में है तो यू फील मोर सेंस कि भाई चलो भाई आरबीडी ओलिन ले क्यों प्रोसेस करें। तो उसकी वजह से क्या हो, रिफाइनर्स बिकम द पैकर, अपनी फैक्ट्री बंद करके पैकिंग यूनिट चला रहे हैं। ऐसी हालत हो रही है। हमने एक सुझाव दिया है गवर्नमेंट को, और कंसिडरेशन में भी है कि आप जो ड्यूटी डिफरेंस खाली 7.5% का है क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल का, वो बढ़ा के आपको और बढ़ाना चाहिए, और कम से कम तो 15% करना चाहिए। और उसके लिए जो सीपीओ की ड्यूटी 12.5% आज है, वो 20% करनी जरूरी है, ताकि यहाँ का, और साथ में यहाँ जो अभी जैसे प्राइस गिर रही है सोयाबीन की, और सोयाबीन की प्राइस नीचे जा रही है, 5,400 पे आ गई है, तो हो सकता है और नीचे गिरेगी ये प्रेशर की वजह से। तो तभी किसान को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। तो सीपीओ की ड्यूटी जो आज 12.5% है, और 20% करना जरूरी है, ताकि दोनों फायदा हो रहा है कि एक तो प्राइस आपकी बढ़ेगी और इंपोर्ट रिफाइंड ऑयल का कम आएगा। और साथ में एक चीज और क्लेरिफाई कर दो, कंज्यूमर प्राइस में फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपका सस्ता सीपीओ आएगा। सीपीओ की ड्यूटी की ओलिन की ड्यूटी बढ़ानी होती है, सॉरी, इसे ओलिन 12.5 से 20% लेके जाना जरूरी है। सीपीओ की ड्यूटी 5.5% है, वही रखिए, ताकि गैप बढ़ जाए 15% का। वो मैं बता रहा हूँ, अगेन आई रिपीट करता हूँ, थोड़ी मेरी बोलने में, सीपीओ में जो अभी 5% ड्यूटी है, आरबीडी 12.5 है, वो 12.5 वाला 20% आरबीडी ओलिन की ड्यूटी करनी चाहिए, ताकि ड्यूटी डिफरेंस 15% का रहे, जो एनकरेज करके लार्जर इंपोर्ट ऑफ सीपीओ। ओके, यानी आप लोगों की मांग ये है कि जो क्रूड पाम तेल या क्रूड सोया तेल, जो ड्यूटी, हालांकि बेस्ट इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी नील के आसपास ही है, लेकिन जो इफेक्टिव है वो 5% के आसपास है, वो वही रहने दिया जाए, लेकिन रिफाइंड पर बढ़ाकर 20% तक किया जाए, जो इफेक्टिव। सोयाबीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली पाम और पाम आरबीडी ओलिन की बात करो। जहां तक सोयाबीन की सवाल है, सनफ्लावर ऑयल का सवाल है, वो तो टीआरक्यू में 0 ड्यूटी है, और टीआरक्यू में आ रहा है। और अभी गवर्नमेंट ने खुद ने अभी जो 2 साल के लिए डिक्लेयर कर दिया है कि टीआरक्यू 0 पे आएगा, तो उससे बदलाव में उम्मीद नहीं है। मगर वो करने से आज गवर्नमेंट को भी तकलीफ हो रही है। अगर वो ड्यूटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपने टीआरक्यू डिक्लेयर करके कोटा दे दिया 0
0% ड्यूटी वाला, तो कैसे बढ़ाएंगे? ओके, तो ये क्या बार-बार टीआर क्यों क्या वापस बीच में ही रोल बैक का कुछ इस तरह के टर्म्स क्या इस तरह के रूलिंग आ सकते हैं क्या सर? नहीं, जो अभी कोटा रिलीज किया है ये अप टू 31 मार्च 2023 और इंपोर्ट कैन टेक प्लेस अप टू जून 23, ये है। 23-24 का कोटा अब तक डिक्लेयर नहीं किया है। हो सकता है कि गवर्नमेंट मे नॉट डिक्लेयर द कोटा फॉर दी 23-24 क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया है, पर एक दफा जो डिक्लेयर कर दिया है दैट दे हैव टू ऑनर। अभी उसमें से गवर्नमेंट कैसा रास्ता निकाल रही है, अभी मैं जो सुन रहा हूँ लास्ट 1 वीक में काफी लोगों को लेटर डीजीएफटी से मिला है, जिस लोगों ने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, कोटा लेके बैठे थे, इंपोर्ट नहीं किया है, उसका कोटा कैंसिल कर रहे हैं। ओके, ताकि इतनी ड्यूटी कम हो। ओके हाँ जी सर, अब इंपोर्ट की जब बात हो रही तो राइस ब्रांड या फिर जो ओलिव खल तेल वगैरह है, जैतून खली तेल, इस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है और बाकी तेल चाहे वो जैसा आप कह भी रहते क्रूड पाम तेल या क्रूड सोया तेल वगैरह में ड्यूटी डिफरेंस नील के बराबर है और यहाँ पर 35% के आसपास है, तो क्या इन बाकी तेलों का इंपोर्ट कम हो रहा है और हमारा फोकस सिर्फ उन्हीं 2-3 तेलों पर हो गया है ज्यादा इंपोर्ट करने पर? आप सही बोल रहे हैं, 2-3 चीजों पे ही फोकस हो गया है, चाहे सोया सन या तो पाम। आज वियतनाम 2.5 लाख टन राइस ब्रान ऑयल पैदा करती है, ये बांग्लादेश में 1 लाख टन पैदा होता है, वहाँ रिफाइनिंग ही नहीं है। वहां से हम तेल, आपका जो आज गैप है, डिमांड सप्लाई का गैप है, चाहे सन सोया पाम या कोई भी तेल आए, तो क्यों हम राइस ब्रान ऑयल को नहीं लाए? सबसे बढ़िया तेल है, न्यूट्रिशनल तेल है, तो उसकी अगर ड्यूटी 35 की जगह पे बाकी के तेलों के लाइन पहले 0 पे ला दे, तो हम बांग्लादेश और यहाँ से वियतनाम से कम हर महीने 20-25 हजार टन ला सकते हैं। ओके, वो जरूरी है क्योंकि treat them equal like other oil। ओके, तो मैं दूसरों तेलों के भी रिफाइनर्स इंपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए जो ऑलरेडी इतने हेल्दी तेल है और वो ऑलरेडी रिफाइंड वहां से नहीं होकर आएगा, रिफाइनिंग इंडस्ट्री को तो फायदा होगा ही। लेकिन सर सिर्फ इंपोर्ट की बात हो रही है, घरेलू उत्पादन को लेकर क्या आप लोग क्या काम कर रहे हैं? घरेलू उत्पादन तो हमारा फोकस इस दफा है मस्टर्ड में कम से कम 1300 मॉडल फार्मा बना रहे हैं, ये साल बना है। एमपी में 350, राजस्थान में कम से 500, पंजाब में 250 मॉडल फार्म, और यहाँ हमने जो किया अभी अयोध्या में चालू किया 15 दिन पहले, वहाँ 200 मॉडल फार्म किया है। फोकस है हाउ टू रेज द प्रोडक्टिविटी। मिशन हमारा एक ही है कि 2025 से तक इंडिया का मस्टर्ड का प्रोडक्शन 200 लाख टन पहुंचाना है। ओके, और उसके लिए एक ही रास्ता है, प्रोडक्टिविटी। ओके सर, अब तक की क्या रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है मस्टर्ड को लेकर? सर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है सोइंग और प्रोडक्शन को लेकर? नहीं, एकरेज बढ़ा है, कम से 7 लाख हेक्टेयर एकरेज बढ़ा है इस साल तो, और अभी तो चल रहा है, जो रिपोर्ट फाइनल आएगा ऐसा लग रहा है कि वी हैव अ रिकॉर्ड सोइंग ऑफ द मस्टर्ड। वो चीजें है, वेदर इज कंडीसिव, सब सॉइल मॉइस्चर भी अच्छी है, और जो प्राइस चल रही है वो भी एक एनकरेज किसान को दे रहा है, तो वो डेफिनेटली आज मस्टर्ड में जो लास्ट ईयर का क्रॉप था उसे भी 10% बढ़ोतरी मिले तो मेरे को कोई ये नहीं लगेगा। ओके सर मेहता जी, अब आपसे एक छोटा सवाल और जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा वायदा बाजार को लेकर। इतना इंपोर्ट हो रहा है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल से लेकर डोमेस्टिक मार्केट में है, करेंसी में देख रही है जिस तरह की वीकनेस या फिर तेजी से रिकवरी भी कभी आ जाती है, जिस तरह के उतार चढ़ाव करेंसी से लेकर पूरे ही कमोडिटी स्पेस में हो रहा है, ऐसे में हेजिंग को लेकर क्या कर रहे हैं आपके जो भी मेंबर्स है, वो कहाँ जा रहे हैं? क्या इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की कुछ व्यवस्था हो पाई है, या आप लोग वापस से मांग कर रहे हैं कि दोबारा शुरू किया जाए वायदा बाजार सोया तेल का, सोयाबीन का या मस्टर्ड या जो भी बैन किए गए हैं, क्योंकि 1 साल का वक्त भी हो गया है, उस पर कुछ अब आ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं, उसमें दो लास्ट ईयर जब भी प्राइस इतने ऊपर चले गई, तभी जो एक्शन लेना था विद सेबी एनसीडेस को, डेली मार्जिन, डेली लिमिट जो भी करना था, वो सही वक्त पे नहीं लिया, और गवर्नमेंट को तभी इतने प्राइस सारे तेलों के ऊपर था, तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई वायदा मार्केट के वजह से प्राइस ऊपर जा रही है, वो करेक्ट नहीं था, मगर तभी गवर्नमेंट ने डिसीजन 1 साल से बैन कर दिया। अभी मैं आपको बताऊं क्या लॉस हुआ, जब मार्केट जो पाम ऑयल में जो $2000 थी सोया सन, सडनली 1 महीने में क्रैश होके $1000 हो गई। जी। और आप पूछिए किसने पैसा नहीं गवाया? ओके, एवरीबडी लॉस द मनी, हेवीली लॉस द मनी, क्योंकि आपका हेजिंग फैसिलिटी नहीं थी। वो काफी, और जो बड़े थे वो तो शायद हो सकता है केएलसी में कर लिया होगा, पर छोटे जो मीडियम थे सारे ने पैसा गवाया है। दूसरा, अभी ये मेरे को बताइए, मेरे को आज एक्सपोर्ट सोयाबीन मिल एक्सपोर्ट करना है,
जून महीने अपन मई के जून जुलाई में, मेरे पास आज पता नहीं कि कौन से बैंक को सीट मिलेगा। अगर हेजिंग है और फ्यूचर, तो मैं जून महीने का सोयाबीन सीड खरीद करके मैं सोयाबीन मिल का कोट कर सकता हूँ। आज मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट को हमने बार बार रिप्रेजेंट किया। एक हफ्ते पहले भी हम गवर्नमेंट में वहां दिल्ली में मिले थे, समझाए कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग की खास जरूरत है और हमको उम्मीद है कि 21 दिसंबर के बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग खुल जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। ओके, यानी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 साल में, ताकि जो प्राइस में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके रिस्क को कम करने के लिए, बेहतर प्राइस डिस्कवरी के लिए, और एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट टूल्स तो कम से कम, इतना बड़ा मार्केट, हम इतने बड़े प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा कंज्यूमर वाला मार्केट है हमारा, इतना इंपोर्ट करते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल तो होना ही चाहिए। वायदा बाजार के टूल तो बेहद जरूरी है। शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने पूरे अहम सुझाव दिए। चलिए वापस लौटते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं और एग्री मार्केट पर ज्यादा सवाल आ रहे हैं। केडिया जी, अब रैपिड फायर तौर पे लेना पड़ेगा क्योंकि कई सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। प्रमोद जी हैं, इनके 2 सवाल है। एक है जीरे को लेकर कि 2 महीने में जीरा कहां जा सकता है, और सोया तेल में आगे क्या होगा। सबसे पहले अगर हम जीरे की बात करें तो उम्मीद थी कि सोइंग काफी अच्छी होगी, बट जर्मिनेशन का इशू है, एरिया भी ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, जिसके चलते हमें लगता है जीरे में तेजी का रुख है। अगर 1.5-2 महीने की बात करें तो मुझे लगता है 285-290 तक का लेवल आराम से जीरा दिखा सकता है। वहीं अगर हम सोया ऑयल की बात करें तो मैंने पहले भी मेरा व्यू रखा था कि कहीं ना कहीं इस बार हम देख रहे हैं कि पूरे ग्लोबल मार्केट में एडिबल की जो सप्लाई है वो काफी अच्छी रहनी है, जिसका मतलब है कि आगे जाकर प्राइजेस के अंदर वापस एक गिरावट का रुख ही लेगा। तो रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर भी मुझे लग रहा है कि अपसाइड काफी लिमिटेड है। बीच में हमने कुछ प्रोडक्शन को लेकर कमी देखी थी, बट रिफाइंड ऑयल वापस मुझे लगता है कि 1200 का लेवल जल्द तोड़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, अगला सवाल केडिया जी, सोयाबीन और कपास में कब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करें। विशाल है कपास के अंदर, कपास में हमने अराइवल्स काफी कम होते हुए देखा है, तो मुझे लगता है 12-15 तारीख तक जो मैक्सिमम अराइवल है वो आ जाएगा। डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है। अगले अगर 15-20 दिन की बात करें तो वापस 1720 तक का लेवल कपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो अराइवल्स प्रेशर के चलते हमने इनिशियली अराइवल की कमी की वजह से तेजी देखी थी, बट इस बार सप्लाई साइड अच्छी रहेगी, जिसके चलते मुझे लगता है कि अगले 1.5 महीने के अंदर 5200 का लेवल सोयाबीन टूटता हुआ दिखाई देगा। ओके, कृष्ण दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिगर। जी, कॉपर की बात करें तो मुझे थोड़ा अपसाइड मोमेंटम अभी भी लग रहा है। कॉपर में करंट लेवल्स पे नहीं, अगर थोड़ी सी गिरावट आती है, तकरीबन 697 से 95 का जो रेंज है वो लेवल्स मिलता है तो वहां खरीदारी करें। 90 की बिलो का स्टॉप रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 703 से 706 का लेवल आने वाले 1 से 2 दिनों में दिख सकता है। ओके, अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करे। जिगर, क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए गोल्ड में। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है और कल भी हमने थोड़ा सेलिंग आता हुआ देखा था सेकंड हाफ में। मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सेलिंग रहेगा। गोल्ड की बात करें तो 53,950 से लेके 54,000 के करीब की जो रेंज है वहां बेचे एक बार। 54,150 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड लिमिटेड है 53,600 से 550 तक के लिए। ओके, संजय कुमार है बिजनौर से, क्रूड 7,100 रुपए पे लॉन्ग है, क्या करना चाहिए केडिया जी। देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि जो वॉलिटिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। टाइमिंग मार्केट में गिरावट है, नीचे में 60-50 का टारगेट देखने मिल सकता है, तो बेटर एक बार निकल जाइए। 60-50 या 60-100 पे वापस री एंटर कर सकते हैं। ओके, दिनेश है एमपी से, मूंग, उड़द और मक्के का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं केडिया जी। देखिए, पूरे पल्सेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शॉर्टेजेस है जिसमें भाव में सपोर्ट मिलेगा। खास करके मूंग की बात करें तो आज भी हम देख रहे हैं कि 7,000 के ऊपर मेंटेन है। टाइमिंग थोड़े से फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 7,300 तक का लेवल दिख रहा है मूंग के अंदर। बाकी भी पल्सेस में मुझे लगता है कि प्राइजेस 1-1.5 महीना थोड़ा टाइट रहेगा। ओके, रूपा राम है जोधपुर से, कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे थे। जिगर, कॉटन को लेकर आपका आउटलुक क्या है। जी, कॉटन में मुझे फिलहाल तो एक दायरे का मोमेंटम दिख रहा है। अभी भी प्राइसेस 31,700 करीब है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में 31,500, 31,900 इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो फर्दर डायरेक्शन मूव बन सकता है। ओके, आर्यू पटेल है अहमदाबाद से, केडिया जी 695 रुपए में इन्होंने कॉपर बाई किया है, 15 दिन का टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। 708 का लेवल तोड़कर 725 तक के टारगेट हम देख सकते हैं 15 दिन के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 680 का लगा के चलना पड़ेगा। ओके, 680 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। चलिए, अब महेश है हैदराबाद से, केडिया जी गोल्ड पर आपका व्यू नहीं जान पाया था, महेश जी को बता दीजिए गोल्ड का व्यू।
गोल्ड पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट अभी टाइमिंग ना 53 के नीचे जाएगा ना 54 के ऊपर, रेंज में रहेगा। आज के लिए 54 के टारगेट के लिए लेके चल सकते हैं। एनजी ट्रेड में ऑप्शंस जानना चाह रहे हैं, ऑप्शंस की रणनीति एनजी में। राजेश हैं फरीदाबाद से। जिगर, क्या करना चाहिए, कोई ऑप्शंस की रणनीति एनजी में? नेचुरल गैस में काफी सपोर्ट टूटे हैं, मुझे लगता है और गिरावट आ सकती है, तो पुट ऑप्शन 450 रुपए का एक बार खरीदने का मौका लेना चाहिए। 30 रुपए 29 रुपए के करीब 25 के बिलो का स्टॉप रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 40 से 45 रुपए का लेवल मिल सकता है, तो 450 रुपए का पुट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करके चल सकते हैं। ओके, शुक्रिया जिगर आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, फटाफट से सवालों के जवाब दिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष।